हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। देखिए, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्या है स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ये एक फर्म है। इस फर्म को कितने लोगों ने स्टार्ट किया? वो है जी इसके तीन पार्टनर्स। फर्म को तीन पार्टनर्स, और ये पार्टनर स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे? इस फर्म के ओनर। कौन से? एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स, इस फर्म ने प्रॉफिट कितने रुपए कमाया? यानी कोई भी बिजनेस, ये जो ओनर्स, ये जो तीन लोग मिलके इस फर्म को स्टार्ट किया है, किस लिए? ताकि इनको प्रॉफिट हो। उस प्रॉफिट से ये पैसे कमाएंगे, है ना, लग्जरी लाइफ जिएंगे। इसलिए तो आदमी बिजनेस करता है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए करंट ईयर में इनका प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपए इन्होंने क्या कमाया? प्रॉफिट। तो वैसे तो रूल के हिसाब से ये तीनों ही पार्टनर क्या है? इक्वल पार्टनर्स है। यानी सब 9 लाख रुपए इक्वली इन तीनों में बट जाना चाहिए। तो हर पार्टनर के हिस्से कितना आना चाहिए? 3 लाख रुपीज मिलेंगे एक्स को, और 3 लाख रुपीज किसको जाएंगे? वाई को, और 3 लाख रुपीज जाएंगे जी आपके जेड को। यही हिस्सा, यही बंटवारा होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे जो बिजनेस, ये जो तीनों लोगों ने एक्स वाई और जेड, इन तीनों ने बिजनेस किया है, इस बिजनेस में फ्यूचर के अंदर क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। इस बिजनेस का स्टूडेंट्स फ्यूचर तो अनसर्टेन है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता। ये सुना है ना आपने? तो फ्यूचर है जी अनसर्टेन। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में दो चीजें हो सकती है। या तो आपको कोई ना कोई लाइबिलिटी हो जाए, है ना, अनसर्टेन, जिसका आपको पता नहीं। या फिर क्या हो जाए? कुछ भी ऐसी इवेंट्स हो जाए जिसका आपको अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ये आपके खिलाफ हो सकती है। मान लीजिए आपका कोर्ट में केस चल रहा हो, हार जाए, आपने किसी को उधार पे गुड्स को बेच रखा है, वो पैसे ना दे, और आपका पैसा डूब जाए। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, भविष्य का अनुमान नहीं लगाया सकता। तो स्टूडेंट्स, अब उन सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या किया जाए? तो इन तीनों ने, ये जो ओनर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम ना एक काम करेंगे, हम ये सारा का सारा प्रॉफिट ना अपने हिस्से में नहीं बांटेंगे। इसमें से कुछ हिस्सा ना हम फ्यूचर में जो भी अनसर्टेन इवेंट्स होने वाले हैं या अनसर्टेन लाइबिलिटीज कुछ भी इनकर्ड हो सकती है, हम उसके लिए क्या रखते हैं? अलग से बचा के रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने डिसाइड किया इस प्रॉफिट का 9 लाख रुपए में से ये क्या करेंगे? आपके 1,50,000 रुपीज किस लिए सेव करके रख लेंगे? ताकि ये मीट आउट कर सके फ्यूचर में होने वाले इन लाइबिलिटीज और इन इवेंट्स को, इनको मीट आउट कर सके। कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा तो होना ही चाहिए। आपके मदर, आपके फादर भी कुछ पैसा उनकी सैलरी में से हर महीने बचा के रखते ही है कि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो हमारे ओनर्स है, इन्होंने भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रख लिया। तो 9 लाख रुपए में से स्टूडेंट्स 1,50,000 रुपीज तो इन्होंने, जो ये इन अनसर्टेन इवेंट्स और जो लाइबिलिटीज होने वाली थी भविष्य में, उसके लिए रख लिया। तो अब कितना पैसा बचा इनके पास? तो यहाँ स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बची थी 7,50,000 रुपीज। तो इन तीनों के अंदर कितने रुपए बटेंगे? ये है 7,50,000 रुपीज। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? इनको हर किसी को 1/3 हिस्सा चला जाएगा। यानी 2,50,000 रुपीज किसके पास जाएंगे? एक्स के पास। 2,50,000 रुपीज किसके पास जाएंगे? वाई के पास। और 2,50,000 रुपीज किसके पास जाएंगे? जेड के पास। किसका? इस प्रॉफिट का। क्योंकि 1,50,000 रुपीज तो इन्होंने किसके लिए रख लिए? अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन लाइबिलिटीज, फ्यूचर की अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के लिए। अब देखिए, ये जो 1.5 लाख रुपए स्टूडेंट्स इन्होंने रखे हैं ना अलग से, इसी 1,50,000 रुपीज को, ये जो पैसा इन्होंने बचा के रखा है, इसी को कहते हैं जी हम प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। यही कहा जाएगा आपका प्रोविजंस, और दूसरा है जी आपका रिजर्व्स। अब पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि ये प्रोविजंस और रिजर्व्स दोनों एक ही है। वो इन दोनों को क्या मान लेते हैं?
एक ही मान लेते हैं, इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लॉ के हिसाब से इनका मीनिंग, इनका डेफिनेशन अलग से डिटरमाइन किया गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपका प्रोविजंस क्या है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपके प्रोविजंस किसे कहेंगे, आप पर्टिकुलरली इनका मीनिंग क्या है। देखिए, प्रोविजन स्टूडेंट्स क्या है, वो अमाउंट है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इट इज ए अमाउंट दैट इज सेट असाइड, दैट इज set aside from the profits to meet anticipated or known लाइबिलिटीज, या फिर आप कह सकते हैं इनको लॉसेस। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज फॉलोड हेयर। देखिए ये क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग समझिए। वो ऐसी घटनाएं स्टूडेंट्स जो कि आपको लग सकता है कि ये तो होंगी ही होंगी, यानी आपको पहले से ही क्या किया, आपने अनुमान लगा लिया, आपने पहले से ही अनुमान लगा लिया, आपको पता है कि हाँ यहाँ मेरा ये लाइबिलिटी तो मेरी इनकर्ड होगी, मुझे ये लॉस तो होगा ही होगा। आपने पहले से उसका अनुमान लगा लिया, आपको पहले से नोन है, पता है। तो उन अमाउंट के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा अलग से सेव करके रख लेंगे, और वो जो अमाउंट होगी स्टूडेंट्स उसको कहेंगे जी आप प्रोविजंस। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसके अंदर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस फॉलो किया जाता है। देखिए कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस को हमने क्या पढ़ा, इसको आप कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। आपको प्रूडेंस मिल जाए कहीं पे, या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो ये क्या है वो सीखिए। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपका कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, आपका किसी पार्टी के साथ कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। तो स्टूडेंट्स उस कोर्ट केस के अंदर आप जीत भी सकते हैं और आप हार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या मानेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये मानेंगे कि आपको क्या होगा, सिर्फ लॉस ही होगा, आप सिर्फ वो केस जरूर हारेंगे। और हारने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अलग से एक प्रोविजन बना लेंगे उस लॉस को एंटिसिपेट करते हुए, जिसको आप कहेंगे प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सूट। प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सूट, यानी जो आपका केस चल रहा था, आपने उसके लिए पहले से ही क्या बनवा लिया कि प्रोविजन बना लिया कि यार मेरा ना केस है और मुझे लगता है मुझे इस पार्टी को, किसी पार्टी को 3 लाख रुपए देने थे। आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आपको वो 3 लाख रुपए उससे मिल भी सकते हैं और आप उसको दे भी सकते हैं। अगर आपको 3 लाख रुपए मिल गए, 3 लाख रुपीज आपको मिल गए, तो आपका तो यहाँ प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप क्या मानेंगे, आप ये मान के चलते हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मैं तो वो केस हारूंगा ही हारूंगा, मेरा तो लॉस होगा ही होगा। आपने क्या एंटिसिपेट किया यहाँ पे, आपने ये एंटिसिपेट किया कि मुझे क्या होगा, लॉस होगा, और आपने उसके लिए क्या किया, अलग से एक प्रोविजन बनाया। कितने रुपए का, 3 लाख रुपीज का। किस लिए, ताकि आप क्या कर सके, अलग से अपने प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए आपने निकाल के रख लिए और उसका आपने नाम दिया प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सूट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एक फर्म है, फर्म ने क्या किया कि अपने किसी कस्टमर को गुड्स क्या की, उधार पे बेच दी। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल में कस्टमर को क्या किया, आपने क्रेडिट सेल किया, उधार पे गुड्स बेच दी, और वो गुड्स कितने रुपए की है, मान लीजिए कि आपने इस कस्टमर को जो गुड्स बेची हैं वो है जी आपकी 50,000 रुपए की, ₹50,000 रुपीज की। अब ये कस्टमर कहता है कि मैं आपको अगले महीने 50,000 रुपए दे जाऊंगा।
अब नेक्स्ट मंथ आपको लगता है कि ये कस्टमर 50,000 रुपीज़ मेरे नहीं दे के जाएगा, ये पैसा तो मेरा डूबना ही डूबना है। ये जो कस्टमर स्टूडेंट जिसको आपने गुड्स उधार पे बेची, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका डेटर है। इसको हम डेटर कहते हैं, जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। आपको लगता है कि ये डेटर मेरे 50,000 रुपये नहीं देगा, ये मेरे 50,000 रुपये तो डूब गए। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, पहले से ही आपने एंटिसिपेट कर लिया कि मेरा तो यहाँ पे लॉस होगा, मेरा तो यहाँ पे नुकसान होना ही होना है। तो आप क्या बनाएंगे इसके लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक तो इसके लिए, या फिर आप क्या बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, मतलब आपको डाउट है, दे भी सकता है यार, ये नहीं भी दे सकता, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, प्रोविजन बना लिया, ये जो पैसे है ना, ये 50,000 रुपये ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये अगर ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये सिचुएशन है, तो आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर ये किसी वजह से इस डेटर की क्या हो जाए, डेथ हो सकती है, किसी वजह से डेटर क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो आप बनाएंगे जी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। आप पहले से अनुमान लगा के रखते हैं, यार ये दिवालिया होने वाला है, इसका सब कुछ बिक चुका है, ये सारी प्रॉपर्टी इसकी कोर्ट ने गिरवी रख ली है, ये तो आज के टाइम में कंगाल हो गया, ये पैसा नहीं दे पाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस आपको पता चल गया ये पैसा तो मेरा डूब गया, समझ लो डूब गया, अब नहीं पैसे आने वाले। तो आप क्या बनाएंगे, 50,000 रुपीज़ का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये कस्टमर ठीक टाइप का नहीं है, ये सबसे सामान तो खरीद लेता है लेकिन कभी किसी के पैसे नहीं देता, ये बहाने बनाता रहता है, ये मेरे पैसे नहीं देगा, वो इस टाइम सोल्वेंट तो है, वो दिवालिया नहीं हुआ, उसके पास पैसे तो है, लेकिन आपको लगता है कि ये ना इसकी नीयत खराब हो गई है, ये नहीं देगा, ये किसी को भी नहीं दे रहा। आपको किसी से पता चलता कि यार ये किसको सेल कर दिया आपने उधार पे, ये पैसे ही नहीं देता किसी को, तो आप बनाएंगे जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की। आपको लगता है कि ये पैसा मेरा गया, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का इस केस में। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस का मेन कारण क्या है, जैसे इसका मीनिंग कहता है कि वो अमाउंट जो कि आप अलग से रख लेते हैं अपने प्रॉफिट में से, किस लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपका क्या हो सकता है, या तो आपकी कोई लाइबिलिटी हो जाए फ्यूचर में, या फिर आपका कोई लॉस इनकर्ड हो जाए। और आप जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं यहाँ पे, वो है जी आपकी प्रूडेंस, आपकी कंजर्वेटिज्म वाली। इस कन्वेंशन के अंदर आप हमेशा जितने भी आपको होने वाले एंटिसिपेटेड, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, इसको तो आप कभी भी अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, इनको कभी भी आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। किनको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ वो लॉसेस जो कि आपको लग सकता है कि मेरे होने वाले हैं। तो आपके जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, उन्हीं को स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और इन्हीं एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, आपको बनाने हैं प्रोविजंस। यहाँ आप इन्हीं के लिए प्रोविजंस बनाया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स प्रोविजन का सिंपल सा मीनिंग, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपसे एग्जामिनर पूछता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एग्जांपल बताइए आपके प्रोविजंस के कौन से हैं। तो आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे प्रोविजन, आप जैसे मैंने आपको बताया क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। दूसरा आप क्या प्रोविजन बना सकते हैं, आप बना सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका भी प्रोविजन बनता है। और स्टूडेंट्स प्रोविजन क्या बना सकते हैं आप, एक हो सकता है जी आपका प्रोविजन फॉर, आपके कोई एसेट है, एसेट को आपने रिपेयर करवाना है या फिर उसको रिन्यू करना है, तो आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट, है ना। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको डेप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविजन बनता है ना, तो आप बना सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में डेप्रिसिएशन वाले में पढ़ा था ना, तो आपने क्या बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स क्या बनता है, प्रोविजन बनता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स के अंदर पूछता है कि प्रोविजन
कि कुछ आप एग्जांपल्स बताइए कि प्रोविज़न कब बनाया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स के रूप में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स प्रोविज़न का मीनिंग, उसके कुछ एग्जांपल्स। अब मैं आपको नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है जी प्रोविज़न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देखिए ध्यान से समझना, मैं उनको यहाँ डिस्कस करूँगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजंस समझिए, यहाँ स्टूडेंट्स बेसिकली 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे हम। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला तो प्रोविजन बनाया किस लिए जाता है। मैंने आपको क्या बताया, प्रोविजन बनाया जाता है एंटिसिपेटेड लाइबिलिटीज या लॉसेस के लिए, जिसका आपको पता है कि ये तो होगा ही होगा, पक्का चांस है इसका होने का। तो आपको क्या पता है, पहले से पता है कि ये मेरी लाइबिलिटी क्या है, नोन है। आपको पहले से ही पता है उन लाइबिलिटीज के बारे में। तो ये नॉन लाइबिलिटीज के बारे में प्रोविजन बनाया जाता है, पहली चीज। दूसरा स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है कि हाँ मेरा पैसा डूबने वाला है, लेकिन आपको उस लाइबिलिटी का एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरा कितना पैसा डूबेगा, आपको एग्जैक्ट नहीं पता। तो यहां पे अमाउंट क्या है, अमाउंट कैन नॉट डिटरमाइंड विद फुल एक्यूरेसी, यानी पूरा कितना एग्जैक्ट कितना आपका लॉस हो सकता है ये आपको अभी तक नहीं पता। आपको पता है कि यार 50,000 रुपये ना मेरे ये डूब सकते हैं, ये डेटर शायद ना दे 50,000 रुपये, क्या पता वो 10,000 रुपये दे जाए, 40,000 डूब जाए, क्या पता वो आधे पैसे दे जाए, आधे पैसे आपके डूब जाए, आधे पैसे मना कर दे देने से। तो एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ आपको ये पता है कि यार ये नहीं देगा, कितने नहीं देगा ये नहीं पता बस आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस क्या है, इट इज ए चार्ज, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये मैंने क्या बताया है, देखिए जिस साल स्टूडेंट्स, जिस भी ईयर, वो साल, जिस भी साल में आपने क्या किया, प्रोविजंस बनाए, प्रोविजंस को क्रिएट किया। किस में से प्रोविजन क्रिएट करेंगे, आपके प्रॉफिट्स, जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें से आप क्या करेंगे, प्रोविजन को क्रिएट कर देंगे। तो जिस साल भी स्टूडेंट्स आप अपने प्रॉफिट्स में से प्रोविजन को क्रिएट करेंगे, प्रोविजन बना देंगे, तो उस साल के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम प्रोविजंस को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट्स। इसलिए इसका वर्ड हम यूज किया जाता है कि जिस भी साल में आपने प्रोविजन बनाए उसी साल आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। बस ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट है। तो आपने मीनिंग समझा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स समझा, आपने कुछ एग्जांपल्स को भी समझ लिया प्रोविजन के। एक चीज मेरी याद रखना, एक चीज, मान लीजिए कि आपने अमाउंट भी डिटरमाइन कर ली कि हाँ मेरा एग्जैक्ट इतना तो पैसा डूबना ही डूबना। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ये 50,000 रुपये लेने थे आपको अपने इस डेटर से, इस डेटर से 50,000 रुपये लेने थे। तो आपने प्रोविजन फॉर, मान लीजिए कि आप ये डेटर की क्या होगी, डेथ होगी, ये डेटर की डेथ होगी, और आपने स्टूडेंट्स प्रोविजन कितने रुपए का बना लिया, मान लीजिए लेने थे 50,000 रुपये, और आपने यहाँ पे कितने रुपए का प्रोविजन बनाया, 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का। अरे 50,000 रुपये लेने थे ना इस डेटर से, तो 80,000 के क्यों बनाया, है ना, पैसे तो आपके 50,000 ही डूबे। तो आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स यहाँ पे करे, तो आपने 30,000 रुपीज ये क्या किया, एक्स्ट्रा का प्रोविजन बना लिया। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेने कितने थे, 50,000 रुपये, एक्स्ट्रा का कितने रुपए का प्रोविजन बनाया आपने, 30,000 रुपये का। तो इन 30,000 रुपीज को स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, ये आपके रिजर्व कहलाएंगे, इनको आप क्या कहेंगे, रिजर्व्स। ये अमाउंट आपकी रिजर्व्स में जाएगी, ये चीज याद रखना। मतलब प्रोविजन उतने ही रुपए का बनाना है, मैक्सिमम उतने ही रुपए का बनाना है जितने आपको क्या लगता है मेरे डूब सकते हैं, मैक्सिमम, है ना, उससे ओवरसीड नहीं करना। अगर आपको पता है अब किसी से 50,000 रुपये आपको लेने हैं, तो वो 50,000 ही डूबेंगे ना आपके, यूं थोड़ी आपके 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए डूब जाएंगे, आपका मन मर्जी के चलेगा, उसके नाम पे कितना ही प्रोविजन बना दो। नहीं, अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट का बनाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रिजर्व्स कहलाएंगे। ये बेसिक सा डिफरेंस स्टूडेंट्स आपके प्रोविजंस में और आपके रिजर्व्स में।
दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आपने, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है प्रोविजंस की। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे हम प्रोविजंस को बनाने का पर्पस क्या है, एक फर्म क्यों प्रोविजंस को क्रिएट करती है, और प्रोविजंस की इसी को आप इम्पोर्टेंस के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। तो देखिए क्या है, सबसे पहला जो स्टूडेंट्स पर्पस, उद्देश्य है किसी भी फर्म का प्रोविजन को बनाने का, वो कि उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो एक फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या डिपिक्ट करे, वो ये शो करे कि उसका जो प्रॉफिट जो भी वो मेंशन कर रहा है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू प्रॉफिट्स। वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए जब वो फर्म क्या बनाएगी, प्रोविजंस बनाएगी, जितने भी स्टूडेंट्स ऑल दी एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे खर्चे जो कि एक फर्म ने क्या किए हैं, या तो पे कर दिए हैं या फिर वो उसने अभी तक क्या है उसके आउटस्टैंडिंग है, तो उनको स्टूडेंट्स वो कहाँ रिकॉर्ड करती है, इन दोनों को रिकॉर्ड करती है वो डेबिट साइड, डेबिट साइड किसके, उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। तो स्टूडेंट्स वो ऐसी अमाउंट, वो ऐसी लाइबिलिटीज या वो ऐसे खर्चे जो कि फर्म ने क्या किया है, एंटिसिपेट कर लिया कि ये तो मेरे होंगे ही होंगे, ये लॉस तो मेरा होगा ही होगा, ये लाइबिलिटी तो मेरी इनकम होगी ही होगी, उसको भी स्टूडेंट्स क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और उसी लिए स्टूडेंट्स क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पे प्रोविजंस बनाए जाते हैं ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करे, ट्रू और फेयर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाए। सेकंड चीज, सेकंड पर्पस क्या है प्रोविजंस को बनाने का, ये कि टू डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। देखिए अगर आपको फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या फिर फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना है तो वो कैसे पता चलेगा, वो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या बनाने का, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है, आपके डेटर्स, आपने डेटर्स रिकॉर्ड किया है और आपको लगता है कि मेरे किसी डेटर से मुझे कुछ पैसे मेरे डूब जाएंगे, मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, वो जो अमाउंट जो कि लगता है आपकी डूब जाएगी तो आप उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और डेटर्स में से, और आप बनाएंगे जी एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, है ना, जो पैसा आपका डूब गया, और उसको क्या करना है, डेटर्स की अमाउंट में से लेस कर देना है। और ये जो स्टूडेंट्स आपकी अमाउंट आएगी इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस अमाउंट को आपको रिकॉर्ड करना है जी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तभी आपकी बैलेंस शीट क्या दिखा पाएगी, आपकी ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता पाएगी। आपको क्या करना है, अपनी एसेट साइड में जहाँ आपके डेटर्स रिकॉर्ड है उसमें से आपको क्या कर देना है, जो प्रोविजन आपने बनाया है, जो पैसा आपका डूब गया है बैड डेट्स के लिए, उसको पहले से ही आपको डिडक्ट कर देना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, अपनी जो बैलेंस शीट है, उसका ट्रू एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड को डिपिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपने जितने भी हमारे कौन हैं, किनको किनको कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, उन यूजर्स का जिनके हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ हमारा स्टेक है, स्टेक होल्डर्स को। थर्ड जो स्टूडेंट्स इसकी जो पर्पस हमें महसूस हुई, इसकी इम्पोर्टेंस महसूस हुई, ताकि हम क्या कर सके स्टूडेंट्स, हम टू मीट आउट नॉन लाइबिलिटीज। कौन सी नॉन लाइबिलिटीज स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि आपने कोर्ट में केस कर दिया और आपको लगता है कि यार ये केस तो मैं हार जाऊंगा, ये तो मेरा लाजमी है, इसको तो मेरा हारना ही हारना, आपको पहले से ये पता है। वो कोर्ट केस कितने साल सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, कभी भी इसके ऊपर फैसला आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले से ही एक प्रोविज़न बना देंगे, प्रोविज़न फॉर पेंडिंग लॉ सूट के नाम से, है ना। आप जितने भी डैमेजेस हो सकते हैं उसका आप पहले से आपने प्रोविज़न बना लिया है। किस लिए बनाया, ताकि स्टूडेंट्स आप क्या कर सके, ये जो आपको नॉन लाइबिलिटी है,
ये पहले से ही पता है कि हाँ ये हो सकती है, उसके लिए आपने एडवांस में ही प्रोविज़न बना के आप रख लेते हैं। किस लिए? ताकि उस टाइम पे एकदम से जब वो क्रिएट होए तो आपको परेशानी ना हो। आप कहाँ से फंड अरेंज करेंगे, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है सब बिगड़ जाएगी। एकदम इतना कैश कहाँ से लाएंगे, या तो आप लोन लेंगे, फिर से एक सिरदर्दी खड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो आप फ्यूचर में ये जो इवेंट होने वाली है ना, ये जो घटना, ये जो लाइबिलिटी होने वाली है, आपको पता है कि ये होगी, ये लाजमी है, ये होनी ही होनी है, तो आप पहले से ही क्या बना लेते हैं, यहाँ पे इस इवेंट के लिए प्रोविजंस को क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं। ये भी एक फ़ायदा है, प्रोविजंस का एक उद्देश्य है। लास्ट स्टूडेंट्स, आप प्रोविज़न बनाते हैं ताकि आप क्या कर सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर सके आपके जितने भी एक्सपेंशन है, जितने भी एक्सपेंसेस है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, देखिए ये क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने स्टूडेंट्स क्या परचेज की, मान लीजिए आपने परचेज कीजिए एक मशीन। अब कोई भी मशीन है स्टूडेंट्स, उसको रिपेयर तो करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस मशीन को रिपेयर करवाता हूँ तो रिपेयर पे टोटल कितना खर्चा आ सकता है? आपको लगता है ये मशीन की पहले तो लाइफ कितनी है? लाइफ आपको लगता है कि मशीन 10 साल चलेगी, 10 ईयर्स चलेगी। तो 10 साल में स्टूडेंट्स आपको लगता है कि रिपेयर करवाने में मेरा खर्चा आ जाएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ मेरा खर्चा आ सकता है। इतने तो रिपेयर पे पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन 20,000 का स्टूडेंट्स प्रोविज़न बनाएंगे इस तरीके से, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स के नाम से, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। ठीक है, आपने इस मशीन का प्रोविज़न बनवा लिया, इसका रिपेयर्स का कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। तो अब देखो ये कितने साल के लिए है, 10 ईयर्स के लिए। ये जो खर्चा आना है ना 20,000 रुपये, तो 10 साल में आएगा, है ना, 10 साल लगेंगे। हर साल क्या पता कितना रिपेयर में कितना खर्चा जाए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इक्वल, आपको तो बराबर आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको इक्वली बिल्कुल आपको क्या करना है, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हर साल आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर आप कितने रिकॉर्ड कर देंगे, आपको इसको डिवाइड करना है जी 10 से। तो आप क्या करेंगे, 2,000 रुपये पहले साल कितना एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे, डेबिट साइड 2,000। फिर सेकंड ईयर फिर कितने रुपए दिखाएंगे आप इसके एक्सपेंस के रूप में, फिर से 2,000। ऐसे ऐसे तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पूरे 10 ईयर तक इक्वली क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल का जितना भी आपने क्या किया है, प्रोविज़न बनाया है, रिपेयर्स पे पैसा जा सकता है, उसमें से क्या करना है, 2,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको रिकॉर्ड कर देने हैं। यहाँ तो ये होंगे डेबिट, और प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स में इतने ही अमाउंट से आप प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स को क्या कर देंगे, अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आप लेजर में सीख चुके हैं, डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको पता है, अब तक आप महारत हासिल कर चुके हैं। ये मैं आपसे पहले से ही मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स मेन रीज़न थे जब हम क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। तो प्रोविजंस को बनाने का पर्पज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप इन 4 पॉइंट्स को क्या करना, एक्सप्लेन कर देना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपके रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स का मीनिंग क्या है। हम रिजर्व्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने प्रोविज़न को तो समझ लिया कि प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है उन इवेंट्स के लिए, उन अनसर्टेनिटीज़ के लिए, वो एंटिसिपेटेड लॉसेस और लाइबिलिटीज़ के लिए जिसका क्या है आपको पहले से ही पता है, वो क्या है पहले से ही नोन है। लेकिन वो इवेंट्स, वो लाइबिलिटीज़, वो अनसर्टेनिटीज़ भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली, जिसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है, उनके लिए स्टूडेंट्स प्रॉफिट में से जो हिस्सा आप अलग से क्या रखते हैं, निकाल के रख लेते हैं, उसको कहते हैं जी हम क्या, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स का मीनिंग आप कैसे लिखेंगे अपने एग्जाम में, आपको लिखना है इट इज एन अमाउंट, इट इज एन अमाउंट दैट इज सेट असाइड, जो कि पहले से ही हम क्या कर सकते हैं, अलग से दैट इज सेट असाइड कर लेते हैं फ्रॉम द नेट प्रॉफिट्स, याद रखना मेरा ये वर्ड, फ्रॉम द नेट प्रॉफिट्स और सरप्लस, और द सरप्लस ऑफ ए
फर्म की, किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, टू मीट आउट इट्स फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर क्या है स्टूडेंट्स, अनसर्टेन है, भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो वो जो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास अमाउंट होनी ही चाहिए। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी इनकर्ड हो सकती है जिसको आपका दूर दूर तक आपको जिसका आइडिया नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम अलग से निकाल के रख लेते हैं, और उस अमाउंट को जो कि हमने अलग से प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का मेरा मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, या फिर आपके पास कोई ऐसा सरप्लस पहले से अमाउंट बची है, उसमें से आप अलग से एक हिस्सा रखेंगे, और उस हिस्से को हम कहते हैं जी यहाँ पे रिजर्व्स। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, जैसे कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखी है, मान लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था और अचानक से स्टॉक मार्केट क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, तो आपका पैसा तो डूब गया है ना। तो कुछ भी हो सकता है आपके पैसे के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कोई पक्का तो नहीं है। या फिर आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी फर्म में क्या कहते हैं चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, आपको ये नहीं पता कि कब आग लगेगी, कब चोरी होगी नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता। वर्कर क्या पता मशीनें सही चलती रहे, वर्कर को कुछ भी ना हो, सब सुचारू रूप से कई सालों तक चलता रहे, क्या पता अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना, किसी लेबर का हाथ कट जाए, कुछ भी हो सकता है, डेथ हो जाए। तो इनके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको अलग से सेट असाइड करके, अलग से एक हिस्सा सेव करके रख लेना है, और उसी अमाउंट को हम कहते हैं जी यहाँ पे रिजर्व्स। हमारी अकाउंटिंग में उस अमाउंट को आप क्या कहेंगे, रिजर्व्स कहेंगे, जिसको आपने फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, जो भविष्य आपका अनप्रेडिक्टेबल है, उसके लिए सेव करके रख ली है, उन अमाउंट को हम कहेंगे रिजर्व्स। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर की एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल बताइए आपके रिजर्व्स के। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिखेंगे। मान लीजिए पहला तो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो आप क्या बनाएंगे उसके लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इसको भी हम क्या कहते हैं जी, रिजर्व कहते हैं। इसका नाम क्या है, रिजर्व है। दूसरा चीज स्टूडेंट्स, आपके एम्प्लॉयज के साथ कुछ भी मिसहैप हो जाए तो आप क्या बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसमें आप कुछ पैसा रख लेंगे उन अनसर्टेन इवेंट्स के लिए। तीसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं जी आपका जैसे जनरल रिजर्व, ये भी आपका एक एग्जांपल है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स आपका, और आप कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बताऊंगा जब मैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की बात करूंगा। कैपिटल रिजर्व भी इसका एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं। और क्या आप कह सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बस चार ही बहुत है, ये आगे टेक्निकल हो जाएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आप एग्जांपल में इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। ये है जी आपके रिजर्व्स के कुछ एग्जांपल। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स क्या है। ये ना इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट्स में कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, आपके एग्जांपल होंगे रिजर्व्स के, आपका मीनिंग हो गया, आपके टाइप हो गए। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा इस चैप्टर में से, ज़्यादातर शॉर्ट आने के चांसेस पूरे हैं। देखिए सबसे पहला तो पॉइंट मैंने आपको अभी क्या बताया था कि वह अमाउंट जो कि आपने नेट प्रॉफिट में से क्या रख दी हो, अलग से सेव करके रख ली। तो स्टूडेंट्स अगर उसको आप कहते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को स्टूडेंट्स हम क्या और क्या कह सकते हैं, वो प्रॉफिट जो कि अभी तक बटा नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट या फिर वो नेट प्रॉफिट जिसमें से आपने एक हिस्सा अलग से रिजर्व के रूप में रख लिया हो, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स आप रिजर्व्स को और दो नाम से जानते हैं, रिजर्व्स को
और दो नाम से जाना जाएगा। कौन सा, इसी को ही स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, इसी का ही एक नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। और स्टूडेंट्स इसी का ही दूसरा नाम है, तब रिजर्व को आप और क्या कह सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर मैं कहीं पे रिटेन्ड अर्निंग की बात करूं तो मतलब मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, और कहीं पे मैं अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं तब भी ये समझ लेना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिजर्व्स की बात कर रहा हूं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला नेचर तो ये है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, रिजर्व्स क्या है, नॉट मैंडेटरी बाय लॉ, कानून नहीं कहता कि आप रिजर्व को बनाए ही बनाए, इट इज नॉट मैंडेटरी बाय लॉ। हालांकि प्रोविजंस तो आपको कानूनी बनाने होंगे, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन की डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन की गई है, और आपको ये भी बताया गया कि कब कब आपको प्रोविजन बनाना है, यानी कानूनी मैंडेटरी है वो आपके लिए बनाना। रिजर्व कानून के हिसाब से बनाए ना बनाए, मर्जी आपकी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए वॉलेंट्री है, आपकी फर्म की मर्जी है, वो चाहे तो बनाए, वो चाहे तो ना बनाए। दूसरी चीज, तीसरी स्टूडेंट्स, रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड, रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटीज, नॉन लाइबिलिटी यानी वो इवेंट्स, वो लाइबिलिटीज जिसका आपको पता है कि ये तो मेरी होगी ही होगी, उसके लिए नहीं बनाया जाता। नॉन लाइबिलिटी के लिए आप क्या बनाते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स हम बनाते हैं जी प्रोविजंस, प्रोविजंस बनाया जाता है। ये तो अननोन के लिए बनाया जाता है, जिसका कोई आइडिया ही नहीं, जिसका आपको दूर दूर तक कोई आपको आइडिया, आपको सोच ही नहीं सकते यार ऐसा भी हो सकता है क्या, यार ये क्या हो गया। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने पहले से ही कुछ रिजर्व की अमाउंट आप रख सकते हैं, उससे आप उसको मीट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं उन इवेंट्स को। तो ये क्या है, कभी भी नॉन लाइबिलिटीज के लिए नहीं बनाया जाता। फोर्थ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आपके रिजर्व्स को इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा आपने रिजर्व में आपने रख लिया ना, यहाँ पे अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के कुछ हिस्सा आपने अपने रिजर्व में रख लिया, तो उस पैसे को स्टूडेंट्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बाहरी सिक्योरिटी में, आउटसाइड सिक्योरिटीज में, तो स्टूडेंट्स तब आप उस अमाउंट के लिए, तब आप वो जो अमाउंट है रिजर्व की, उसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको उसका नाम देना है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। तो कहीं भी स्टूडेंट्स अगर मैं आपको रिजर्व फंड लिखा मिल जाए या मैं रिजर्व फंड की बात कर रहा हूँ, तो रिजर्व फंड का मतलब आपने रिजर्व में जो अमाउंट रखी थी ना, उसको आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, किसी आउटसाइड, किसी बाहरी सिक्योरिटी के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा मीनिंग, एग्जाम्पल और करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपके रिजर्व्स के। आप एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं रिजर्व्स के बारे में आपको कुछ और बताता हूँ। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है जी आपके टाइप्स क्या क्या है रिजर्व्स के। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में, आपके सिलेबस में क्लास 11 में रिजर्व्स 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं जी रेवेन्यू रिजर्व्स, पहली है रेवेन्यू रिजर्व्स। और जो स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप है उसको हम कहते हैं जी आपकी कैपिटल रिजर्व्स, सेकंड है जी कैपिटल रिजर्व्स। और थर्ड टाइप बहुत ही बढ़िया है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी आपकी सीक्रेट रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स। देखिए ये क्या क्या है, चलिए वन बाय वन सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रेवेन्यू रिजर्व्स है इसको क्रिएट किया जाता है फ्रॉम दी रेवेन्यू, जो भी फर्म ने रेवेन्यू क्या किया है, जनरेट किया है, उससे रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस, गुड्स को बेच के जो भी पैसा फर्म एक कमाती है उससे जो भी फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसमें से एक हिस्सा जब फर्म अलग से सेव करके रख लेती है उसको कहते हैं जी हम हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स। तो यहाँ ये जो रिजर्व्स है ये क्रिएट किए जाते हैं फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स। तो जो अमाउंट स्टूडेंट्स गुड्स को बेच के
हमें जो मिलती है उस अमाउंट से जो भी हम क्या कहते हैं पैसा सेव करके रखते हैं उसी को हम कहते हैं जी यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व्स। अब बात आई कैपिटल रिजर्व्स क्या है। देखिए कैपिटल रिजर्व्स में जो भी स्टूडेंट्स आपको कैपिटल प्रॉफिट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपको क्या हुए हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, और उसमें से जो भी पैसा आप बचा के रखते हैं उसको हम कहते हैं जी आपके कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल प्रॉफिट्स के एग्जांपल मान लीजिए कि आपने क्या किया, वो ऐसा काम किया जो कि आपका डे टू डे नेचर का नहीं है, जहाँ से आपको प्रॉफिट मिला लेकिन वो डे टू डे नेचर का रनिंग में कॉन्टिन्यूस नहीं है। मान लीजिए आप अपने किसी एसेट को बेच दें, तो एसेट को बेचने पे स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है आपका कैपिटल प्रॉफिट्स का। तो इसमें से अगर कोई आप अमाउंट, इस प्रॉफिट में से आप कोई अमाउंट अलग से रख लेते हैं सेट असाइड करके, तो उस अमाउंट को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे आपकी कैपिटल रिजर्व कहेंगे। एक होता है स्टूडेंट्स आपका सीक्रेट रिजर्व्स, एक होता है आपका सीक्रेट रिजर्व्स। ये देखो, ये जो सीक्रेट रिजर्व है ना, ये कभी भी कहाँ नहीं शो किया जाएगा, ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर कभी भी शो नहीं किया जाएगा। बैलेंस शीट में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि आपका कोई सीक्रेट रिजर्व भी है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रिजर्व को बनाने के लिए ना जितने भी अनएथिकल काम है, मतलब वो ऐसे काम जो कि एक बिजनेस को नहीं करने चाहिए, बिजनेस इसके लिए क्या क्या करता है इन रिजर्व्स को क्रिएट करने के लिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले जितने भी उनके एसेट्स हैं अपनी बुक के अंदर क्या शो करेगा, उनको अंडर वैल्यूड शो करेगा, है ना। और वो क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स उसके लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज को हमेशा क्या शो करेगा, बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, ओवर वैल्यूड शो करेगा। और क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए उसकी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उसने मान लीजिए कोई बिल्डिंग खरीदी, अपना कोई भी ऐसा मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ तो उसका एसेट इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट साइड में ना शो करके इसको कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी एक गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। किस लिए किया, ताकि वो सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सके। और वो क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल रिसिप्ट्स को क्या शो करेंगे, जब भी स्टूडेंट्स उनको कैपिटल रिसिप्ट्स हो उसको वो क्या दिखाएं, अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट्स दिखा दें। तब भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें झोल झाल हो जाएगा। तो ये सिचुएशंस के अंदर हमेशा जब भी सीक्रेट रिजर्व बनाया जाएगा तो एक फर्म की जो बैलेंस शीट है कभी भी एक्चुअल पोजीशन नहीं शो करेगी। बैलेंस शीट नॉट डिपिक्ट, बैलेंस शीट नॉट डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ कहिए या फाइनेंशियल पोजीशन कहिए किसी भी फर्म की, याद रखना। किस लिए, ताकि वो क्या बना सके, सीक्रेट रिजर्व्स बना सके। तो सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए एक फर्म बहुत सारे गलत कार्य करती है, वो अनएथिकल हैं, वो नहीं करने चाहिए, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। बस वो किस लिए करेगी, ताकि वह सीक्रेट रिजर्व बना सके। सीक्रेट रिजर्व क्यों बनाएगी, हम अगर आप किसी गलत चीज़ को करके कोई पैसा इकट्ठा करते हैं तो उससे कोई आप अच्छे कार्य तो करेंगे नहीं, उससे आप उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है। वो क्या काम होंगे वो फर्म जाने, ये आप समझ लो। अब देखिए, अब बात आते हैं हम दोबारा से हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स और हमारे कैपिटल रिजर्व्स। देखिए रेवेन्यू रिजर्व्स मैंने आपको क्या बताया, आप रेवेन्यू रिजर्व्स क्रिएट करते हैं उस प्रॉफिट के वो हिस्से से जो कि आपको हुआ है डे टू डे ऑपरेशंस करने से। फर्म का मान लीजिए फर्म क्या बेचती है, क्लॉथ बेचती है, तो डेली स्टूडेंट जब वो अपने कपड़े बेचेगी, वो गारमेंट्स को सेल करेगी, तो उससे जो उसको पैसा जनरेट हुआ है वो कहा जाएगा जो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो वहाँ से उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से एक हिस्सा वो सेट असाइड अलग से रख देती है, किसके लिए, रेवेन्यू रिजर्व्स बनाने के लिए। तो याद रखना रेवेन्यू रिजर्व्स स्टूडेंट्स यहाँ पे कब बनाया जाता है, जब आप फर्म ने वो पैसा इकट्ठा किया हो अपने डे टू डे बिजनेस के, डे टू डे ऑपरेशन से।
और कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट किया जाता है उस पैसे से जो कि फर्म को हुआ है वो ऐसी चीज करने से जो कि वो डे टू डे नहीं करती, जैसे कि फर्म अपनी बिल्डिंग बेच दे, अपनी कोई एक मशीन बेच दे, है ना, फर्म के पास कोई लैंड है उसको बेच दे, फर्म क्या करे कोई प्लांट बेच दे, फर्म फर्नीचर बेच दे, ये सब क्या है स्टूडेंट्स एसेट्स हैं। ये डे टू डे की चीज नहीं है, फर्म डेली कोई अपना एसेट नहीं बेचती, फर्म डेली अपनी बिल्डिंग नहीं बेचती, फर्म डेली अपना फर्नीचर नहीं बेचती। तो अगर स्टूडेंट्स फर्म ने ऐसा किया है, अपने किसी एसेट को बेच दिया है और उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप कहेंगे जी कैपिटल प्रॉफिट्स। और उस प्रॉफिट में मान लीजिए एक बिल्डिंग उनकी 10 लाख रुपए की थी, उन्होंने उसको 50 लाख रुपए में बेच दिया, तो इनका कितना प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपए। तो उन 40 लाख रुपए में से मान लीजिए वो 20 लाख रुपए क्या रख लेते हैं अलग से कैपिटल रिजर्व के रूप में, तो वो जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ उसमें से जो पैसा उन्होंने अलग से रखा उसको कैपिटल रिजर्व्स कहेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आपके जो रेवेन्यू रिजर्व्स मैंने ये बताए ना, ये स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के। कौन से ध्यान से समझना। एक तो होता है स्टूडेंट्स आपका जनरल रिजर्व, एक जो इसका एग्जाम्पल है उसको हम कहेंगे जी यहाँ पे जनरल रिजर्व्स। और जो स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप है आपके रेवेन्यू रिजर्व्स की, इसको हम कहते हैं जी आपकी स्पेसिफिक रिजर्व्स। देखिए याद रखना स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिजर्व्स बनाए जाते हैं आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से, और ये 2 टाइप्स के हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं आपके स्पेसिफिक रिजर्व। और स्टूडेंट जनरल रिजर्व्स को हम कहते हैं फ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स को हम क्या कहते हैं फ्री रिजर्व्स भी कहते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी कंटिजेंसी, कुछ भी भविष्य में अनसर्टेन इवेंट्स, कुछ भी ऐसे अनसर्टेन फ्यूचर के अंदर होने वाले ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज जिसका आपको दूर दूर तक कोई भी ऐप ना हो, कोई भी आपको आइडिया ना हो, तो उसके लिए जो पैसा रखा जाता है उसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व्स। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है फ्री रिजर्व्स। और स्टूडेंट्स एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है कि जनरल रिजर्व्स का स्टूडेंट जब भी मीनिंग आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, जो कि आपने अलग से सेव करके रख लिया किसके लिए फॉर ए रेनी डे। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ रेनी डे। रेनी डे का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे बारिश वाला दिन नहीं, आंधी तूफान जलजला। आपके बिजनेस में स्टूडेंट्स कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपकी फर्म डूबने लगेगी, आपके एम्प्लॉइज आपको छोड़ के भागेंगे, आपको जितने भी लोगों ने आपको कर्ज दिया है वो आपके सिर पे खड़े हो जाएंगे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे मेरा पैसा दो। आपको जिनसे पैसा लेना है वो आपको पैसा देने से बंद कर देंगे। तो इस दिन को हम रेनी डे कहते हैं, एक जलजला आएगा स्टूडेंट्स। उस दिन के लिए स्टूडेंट्स आप जो पैसा बचा के रखते हैं उस रिजर्व को कहते हैं जी हम यहाँ पे क्या जनरल रिजर्व्स, और आप क्या कह सकते हैं इसको फ्री रिजर्व्स, और या फिर आप इसको कंटिजेंसी रिजर्व्स भी कह सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल फ्री रिजर्व इसका रेवेन्यू रिजर्व्स का, वो है जी स्पेसिफिक रिजर्व्स। ये क्रिएट किए जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए जो कि हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके वर्कर घायल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स फ्लक्चुएट होती रहती है, इन्वेस्टमेंट गिर सकती है, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट डूब सकती है, आपका पैसा डूब सकता है, तो आपने क्या बनाया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया। तो ये किसके एग्जाम्पल है आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स के। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको आपके रिमाइंड के लिए, जैसे कि आपने बनाया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपका, ये है जी आपका स्पेसिफिक रिजर्व का। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स जब भी मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू रिजर्व्स में। तो अगर मैं कहता हूँ वर्कमैन के लिए बनाया गया, मैंने स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तो ये आएगा जी वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, जहाँ वर्कमैन आपके जो लेबर है आपके एम्प्लॉयज उनके साथ कुछ भी मिसहैप हो जाए, कुछ भी ऐसा डैमेज हो जाए, तो आप पहले से एक फंड तैयार करके रखते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी कुछ ऐसा दिन आए
हमारे बिजनेस में यार कोई टाइम अच्छा हो सकता है, कोई टाइम खराब भी चल सकता है, तो बुरे टाइम के लिए कुछ पैसा ना बचा के रखना चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं वो जो बुरे टाइम के लिए स्टूडेंट जो आपने पैसा बचा के रखा ना, उसको ही आप क्या कहेंगे, जनरल रिजर्व कहेंगे। जैसे कि आपके पापा क्या कहते हैं, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं, क्या पता भविष्य में क्या हो जाए, कब क्या जरूरत पड़ जाए। ठीक, तो उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी भविष्य में क्या पता क्या हो जाए। तो फर्म ने जो भी अपनी गुड्स बेचती है, डे टू डे के ऑपरेशंस में से जो भी बेच के उसको जो भी प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा स्टूडेंट्स वो सेव करके रखती है, उसको हम कहते हैं जी यहाँ पे जनरल रिजर्व्स। इसका दूसरा नाम है फ्री रिजर्व्स। इसको कई बुक्स में कंटिजेंसी रिजर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल रिजर्व्स में वो पैसा, अगर आपको वो प्रॉफिट जो कि आपको हुआ है कैपिटल प्रॉफिट में से, यानी वो अमाउंट जो कि आपको आइडिया ही नहीं था कि आप ये करेंगे, लेकिन आपने वो कर दिया, आपने अपना एसेट बेच दिया, और वो डे टू डे डेली आप ऐसा नहीं करते, वहाँ से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से जो हिस्सा आपने क्या किया, अलग से सेव करके रख लिया, उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और सीक्रेट रिजर्व्स, जैसे नाम ही बता रहा है कि सब झोल झाल है, सब फ्रॉडबाजी आप जितने भी अपने अकाउंट्स में कर सकते हैं, अपने एसेट्स को बढ़ा दो, लाइबिलिटीज को घटा दो, प्रॉफिट को कम शो करो, डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, ज़्यादा चार्ज कर दो, कुछ भी करो जिससे आपको क्या हो, लॉस सा आपको ऐसा दिखे कि यार फर्म को ना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो जो बीच की अमाउंट है ना, उसको आप क्या करते हैं, जैसे सीक्रेट रिजर्व के रूप में सेव करके रख लेते हैं। तो चलिए इनको नोट डाउन कीजिए, ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कि डिफरेंस बताइए प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का। एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो डिफरेंस है वही आप एक्सप्लेन करेंगे इनका एज ए मीनिंग। तो मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले बताइए प्रोविजंस क्यों क्रिएट करते हैं। आप इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप क्या कर सके, मेट आउट कर सके। टू मीट क्या, उन घटनाओं को, इन इवेंट्स को, उन लॉसेस का जिसका आपको पहले से क्या है, आभास है, जिसका आपको पहले से पता है। तो टू मीट दी नॉन लायबिलिटी, जिनका आपको पहले से पता है। और स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि रिजर्व्स क्यों क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्रिएट किए जाते हैं उन इवेंट्स के लिए, उन घटनाओं के लिए, उन सिचुएशंस के लिए फ्यूचर में होने वाली, जिनका आपको अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आपको आभास नहीं है। तो फॉर दी अननोन लायबिलिटीज, इसलिए हम क्या क्रिएट करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि आपको ये मैंडेटरी है लॉ के द्वारा, या मर्जी है बनाए या ना बनाए। तो प्रोविजन स्टूडेंट्स क्या है, मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी बाय द लॉ। जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें स्टूडेंट्स डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की गई है, बताया भी गया है कि कब आपको प्रोविजन बनाने हैं, किस सिचुएशन में बनाने हैं, कैसे आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। हालांकि रिजर्व्स क्या है, मर्जी है, बनाए तो बनाए, ना बनाए तो ना बनाए। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज वॉलंटरी। एक फर्म की मर्जी है, उसको लगता है कि भविष्य में जरूरत पड़ सकती है तो वो बना ले, उसको लगता है सब चंगा सी तो रहने दो, फिर क्या जरूरत है बनाने की। ये तीसरा स्टूडेंट्स आपका डिफरेंस का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा जी आपका प्रॉफिट का। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो क्या है आपके, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। यानी जिस साल स्टूडेंट्स आपने ये प्रोविजन क्रिएट कर दिए अपने प्रॉफिट की अमाउंट में से, उस साल के आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे। जबकि ये क्या है, प्रोविजंस आपके हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है इनको बनाने का। तो स्टूडेंट्स, आपके जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं किस लिए, ताकि आप क्या कर सके, टू मीट आउट आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस,
यानी वो घटनाएं जिसका आपको पहले से ही क्या पता है कि मेरा तो लॉस होगा ही होगा, ये पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, ये डेटर मुझे पैसे नहीं देगा, ये कोर्ट का केस में ज़रूर हारूंगा, तो उसके लिए आप पहले से क्या है, आपको अनुमान है, आपने एंटिसिपेट कर दिया, उसके लिए आप बनाते हैं। ये किस लिए बनाते हैं स्टूडेंट्स? रिजर्व्स हम रखते हैं ताकि हम क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके हमारी जो फर्म है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को। तो टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल हेल्थ कह लीजिए या फाइनेंशियल पोजीशन कह लीजिए किसी भी फर्म की, उसके लिए जो भी आप अमाउंट आप सेव करके रखते हैं उसको आप कहते हैं रिजर्व कहते हैं। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जो लास्ट जो इसका टॉपिक का जो आपको बताया जाएगा वो है जी आपका, क्या आप आउटसाइड कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट ये जरूरी है, ध्यान से रखना। प्रोविजन अगर स्टूडेंट आपने क्रिएट किया है किसी एक एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम के लिए, आपको लगता है कि डेटर मेरे पैसे नहीं देगा, तो सिर्फ डेटर के लिए ही आपको क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी और चीज के लिए, किसी और लॉस के लिए नहीं कर सकते। तो आप उस पैसे को आप कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो डेटर के लिए बनाया बस उसी के लिए ही यूज करना है। तो इट इज नॉट इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, है ना, बाहरी किसी आपकी ऐसी सिक्योरिटीज है, ऐसी कोई आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है जो कि आपके बिजनेस से बाहर, आपके ऑपरेशन से आउटसाइड में बिलोंग करती है, तो उसके अंदर आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका? आपके प्रोविजंस का। जबकि स्टूडेंट्स रिजर्व्स को आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्व्स की जो भी अमाउंट है किसके अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आउटसाइड सिक्योरिटीज में, और जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके जो रिजर्व्स हैं उसको आप क्या कहेंगे, रिजर्व फंड। तो वो क्या बन जाएगा जी, रिजर्व फंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मोटा मोटा डिफरेंस है किसमें, आपके प्रोविजंस के अंदर और आपके रिजर्व्स में। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिक्स्थ जो इसका मेन है उसमें आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इनको कहाँ शो करेंगे। तो याद रखना प्रोविजंस को स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डिडक्ट कर सकते हैं किसमें से, फ्रॉम दी एसेट, किसी एसेट में से, इन दी एसेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। आपकी एसेट साइड है बैलेंस शीट के अंदर, उसके अंदर आपका जो एसेट है, मान लीजिए आपके डेटर्स है, डेटर्स में से प्रोविजन आपने बना दिया आपका बैड डेब्ट्स का, तो उसमें से आप क्या कहते हैं, डिडक्ट कर देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, शोन एज सेपरेटली, आप अलग से इनको दिखाएंगे किसमें, इन दी लाइबिलिटी साइड। आप अपने लाइबिलिटी साइड में इनको अलग से भी शो कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ये जो आपके रिजर्व्स हैं ये क्या होंगे, ऑलवेज आप हमेशा इनको शो करेंगे किसमें, शो ऑन दी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड के अंदर आप दिखाएंगे अंडर द हेडिंग ऑफ, अंडर दी हेडिंग ऑफ, कौन सी हेडिंग स्टूडेंट्स याद रखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको पता चला कि प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इस चैप्टर को अब कंक्लूड करेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, इसको नोट डाउन कीजिए।